हाय एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल जी के जी एच जय गुरुदेव में। फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेंडिंग टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की पर्टिकुलर कंटिन्यू वीडियो लाता रहता हूं। और जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन इंटू मीटर नहीं है? ऑप्शन ए हमारा बल, ऑप्शन बी है ऊर्जा, ऑप्शन सी है कार्य और ऑप्शन नंबर डी हमारा गतिज ऊर्जा। तो फ्रेंड्स जो न्यूटन इंटू मीटर किसकी इकाई नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी बल न्यूटन इंटू मीटर की इकाई नहीं है। जैसे ऊर्जा, कार्य, गतिज ऊर्जा ये सभी की इकाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वस्तुओं को गर्म करने पर उनके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, अणुओं का भार घट जाएगा, अणुओं का भार बढ़ जाएगा और अणुओं की ऊर्जा कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि जो अणुओं की है चाल बढ़ जाएगी। जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसमें अणुओं की चाल बढ़ जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन तेज़ी से इधर उधर मूव करने लगते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हमारा कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी हमारा डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन नंबर सी है जूल और ऑप्शन नंबर डी हमारा किलो कैलोरी। तो आपसे जो ऊष्मा का मात्रक पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी डी जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो ऊष्मा का मात्रक नहीं होता है, जबकि कैलोरी, जूल और नीचे दिया है किलो कैलोरी, ये तीनों ही ऊष्मा के मात्रक होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी डिग्री सेंटीग्रेड ऊष्मा का मात्रक नहीं है। इनमें से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप घट जाता है, बी बढ़ जाता है, सी ना घटता है ना बढ़ता है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब ऊंचाई से जल गिरता है तो उसका जो ताप होता है वो क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी उसका जो ताप होगा वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चावल को पकने में कहाँ अधिक समय लगेगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा समुद्री तट पर, ऑप्शन नंबर बी हमारा शिमला में, ऑप्शन नंबर सी हमारा माउंट एवरेस्ट पर और ऑप्शन नंबर डी है समुद्र की गहराई पर। तो जो चावल पकने में सबसे अधिक समय कहाँ पर लगेगा वो आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चावल पकने में सबसे अधिक समय लगेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, जो वॉशिंग मशीन होती है कपड़े धोने वाली, वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा उपकेंद्रण, बी विसरण, सी अपकेंद्रण, डी अपोहन। तो जो वॉशिंग मशीन होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी उपकेंद्र बल पर, जिसे हम उपकेंद्र बल कहते हैं, जो उसी सिद्धांत पर कार्य करती है वॉशिंग मशीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। त्वरण के साथ ऊपर, सामान्य गति से नीचे, सी सामान्य गति के साथ ऊपर और डी त्वरण के साथ नीचे। तो उसका जो वास्तविक भार है से कम कब होगा? जब लिफ्ट जाएगी, यानी इन चारों ऑप्शनों में लिफ्ट किस तरफ जाएगी तो उसका भार, यानी लिफ्ट जाएगी तभी उसका भार कम महसूस होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी त्वरण नीचे के साथ अगर बह जाएगी, तुरंत होकर नीचे के साथ अगर बह जाएगी तो उसका भार वास्तविक भार से कम होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो फ्रेंड्स, पानी में जो लोहे की होती है सुई वो डूब जाती है, बट जो जहाज होता है वो पानी के ऊपर मतलब तैरता रहता है और हमेशा तैरता ही रहता है क्योंकि वह डूबता नहीं है। तो ये चार सिद्धांत ये हैं कि वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा पास्कल का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वाकर्षण का नियम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पानी जहाज, जो जहाज होता है वो पानी पर तैरता रहता है, बट जो कील होती है वो आसानी से डूब जाती है। तो यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, जो पानी का जहाज होता है उस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? यानी कि पानी होता है उसके गिलास में हम बर्फ़ का टुकड़ा डाल देते हैं और जब वह बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी पानी बढ़ेगा, कम होगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, उतना ही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी उतना ही रहेगा, उसके वॉल्यूम पर कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। बर्फ़ के टुकड़े डालने पर उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंजिंग नहीं की जा सकती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। जब भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की जो ज्वाला होगी उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चंस ये कहना चाह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा अधिक लंबा, ऑप्शन बी वही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी गोलाकार और ऑप्शन नंबर डी अधिक छोटा। तो फ्रेंड्स, जो एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार होगा वो वही रहेगा, उस पर जो भारहीनता का कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह, जैसे कोई साइकिल सवार व्यक्ति है, अगर वह किसी मोड़ पे मुड़ता है तो क्वेश्चंस उसके बारे में आपसे पूछ रहा है तो क्या होगा? व्यक्ति है ना वो बाहर की ओर झुकता है या अंदर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है या बिल्कुल नहीं झुकता है? तो मोड़ पर क्या होगा, व्यक्ति किस तरफ झुकेगा?
तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी जो साइकिल सवार व्यक्ति है वो अंदर की ओर झुकेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, और ये क्वेश्चन जितना हो सके, अगर फ्रेंड्स जितना हो सके इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए हमारी गतिज ऊर्जा, और ऑप्शन नंबर बी हमारा विखंडन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी हमारा संचित ऊर्जा, और ऑप्शन नंबर डी हमारा स्थितिज ऊर्जा। तो फ्रेंड्स जब हम जैसे किसी गद्दे पे बैठते हैं, स्प्रिंग वाले गद्दे पे, वो कभी नीचे चला जाता है, तो जब हम उठ जाते हैं तो फिर वह दोबारा अपने अपन स्थिति पे आता है। तो इसके बारे में आपसे पूछा गया है कि उसमें किस प्रकार की जो एनर्जी होती है, उस स्प्रिंग में किस प्रकार की एनर्जी पाई जाती है, जो हम जैसे बैठे वो दब जाता है और जब उठते हैं तो तुरंत ऊपर आ जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी उसमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। इसी के कारण वह जब हम बैठते हैं तो नीचे की तरफ दब जाता है, और जब उठते हैं तो वह अपना पुनः वापस उसी स्थिति में आ जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य न तो सृजन किया जा सकता और ना ही उसे विनाश किया जा सकता, यानी ना तो हम उसको द्रव्य को सृजन कर सकते हैं और ना ही उसे है नष्ट कर सकते। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम, बी परासरण का नियम, सी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम के ही अनुसार ना तो हम एनर्जी को लॉस कर सकते हैं और ना ही उसे, केवल वह एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती है। ना तो उसे सृजन किया जा सकता और ना ही एनर्जी को नष्ट किया जा सकता, वह मतलब एक्सचेंज होती रहती है, जिस तरह की एनर्जी में हमें कन्वर्ट करनी पड़ती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, वह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, बी पृष्ठ भार के बराबर, सी घनत्व के बराबर, डी भार के बराबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि कोई नाव जब डूब जाएगी वह अपने आयतन के बराबर पानी हटाती है तब। अगर वह अपने आयतन के बराबर पानी नहीं हटाती है तो वह नहीं डूब पाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्रव्य में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा ठोस के भार पर, ऑप्शन सी है ठोस के द्रव्यमान पर, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो द्रव्य में आंशिक डूबी हुई पूर्णतः वस्तु होती है, तो किसी ठोस द्वारा अगर वह उछाल की जाती है तो वह किस पर निर्भर करती है, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर नहीं, या ठोस के भार पर, या ठोस के द्रव्यमान पर, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ठोस के भार पर वह निर्भर करती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है
क्योंकि तेल क्या है, तेल बहुत हल्का है। बी कैपिलरी क्रिया के कारण। सी घन उसके सतह तनाव घटने के कारण। डी तेल वाष्पशील है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। यानी कैपिलरी क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, कैपिलरी रिएक्शन के कारण ही मतलब बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर बी हमारा असंजन बल, सी हमारा ससंजन बल, और डी हमारा यानी कि जो केशकत के कारण, यानी जो केशकत यानी कि जैसे हम कैपिलरी रिएक्शन कहते हैं उसके कारण। तो पानी में जो सुई ऊपर तैरती रहती है वो, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यानी ससंजन बल के कारण सुई पानी के ऊपर तैरती रहती है। और नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाहर आपस में यानी जो शेविंग ब्रश होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। इसका कारण क्या है जब हम शेविंग करते हैं तब? ऑप्शन नंबर ए हमारा घर्षण, बी पृष्ठ तनाव, सी अप्रत्यक्षता, और डी हमारी श्यानता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। यानी अप्रत्यक्षता के कारण ही पानी के जो ब्रश होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, ये प्रत्यक्षता के कारण ही पानी में जो ब्रश होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए हमारी श्यानता, ऑप्शन नंबर बी हमारा अल्पभार, ऑप्शन नंबर सी हमारा पृष्ठ तनाव, और ऑप्शन नंबर डी हमारा वायुमंडलीय दाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यानी जो पानी की बूंद होती है वह गोलाकार होती है, वह पृष्ठ तनाव के ही कारण होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूले का समय क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा घटता है, ऑप्शन नंबर बी 4 गुना हो जाता है, और ऑप्शन नंबर सी है 1/4 हो जाता है, ऑप्शन डी है दुगना हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि दोगुना हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो इसे लाइक करें। और मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो